हेलो स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शेयरिंग ऑफ चार्ज डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होती है उनके बारे में हमने डिस्कशन किया है। शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टिंग स्फीयर। अगर दो कंडक्टिंग स्फीयर हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन वहां दोनों कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस हमने बराबर ली थी, तो जब वायर से जोड़ते थे दोनों पर इक्वल चार्ज रहता था। लेकिन अगर यहाँ दोनों स्फीयर की रेडियस इक्वल ना हो तो चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो अब चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, ये दोनों कंडक्टिंग स्फीयर जो है इनकी रेडियस सेम नहीं है। मान लेते हैं इसकी रेडियस r1, इसको मैंने चार्ज दिया q1 और इस स्फीयर को चार्ज दिया q2। अब दोनों स्फीयर को चार्ज दिया है, आपस में जुड़े हुए नहीं है दोनों स्फीयर। अब दोनों स्फीयर को हम एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं। तो कंडक्टिंग वायर से जोड़ने के बाद क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तब तक फ्लो होगा, और तब तक फ्लो होता रहेगा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आएगी तो दोनों कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इस वाले स्फीयर का पोटेंशियल और इस वाले स्फीयर का पोटेंशियल बराबर होगा। अब देखो, अगर इनको वायर से जोड़ने के बाद एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर पर चार्ज फ्लो होगा तो इस स्फीयर का चार्ज बदलेगा ना। मान लो बदलकर इसका चार्ज हो गया q1 डैश और चेंज होकर इसका चार्ज हो गया q2 डैश। अब हमें q1 डैश और q2 डैश की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। तो अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक तो हम चार्ज कंजर्वेशन लॉ लगा देंगे। देखो, किसी एक स्फीयर का चार्ज जो है कंजर्व नहीं रहेगा, लेकिन दोनों स्फीयर जिनको हमने कंडक्टिंग वायर से जोड़ा है, वायर से जोड़ने के पहले टोटल चार्ज और वायर से जोड़ने के बाद टोटल चार्ज सेम होगा। तो वायर से जोड़ने के पहले टोटल चार्ज, इन दोनों चार्ज का सम कितना है, q1 प्लस q2, और वायर से जोड़ने के बाद चार्ज है q1 डैश प्लस q2 डैश। अच्छा, लेकिन चार्ज प्लस माइनस हो सकते हैं, तो यहां चार्जेस को विद साइन रखना। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आई। दूसरी इक्वेशन, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आएगी तो वायर से जोड़ने के बाद इक्विलिब्रियम में दोनों स्फीयर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा ना। तो इसका मतलब पहले वाले स्फीयर का v1 पोटेंशियल, दूसरे का v2, ये इक्वल हो जाएगा। अब पोटेंशियल ऑफ स्फीयर का मतलब स्फीयर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं होता, लेकिन अगर पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर का मतलब होता है पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस। तो अब इस स्फीयर की सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा। सरफेस के लिए तो चाहे होलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड, सेम फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मूला है, k q1 डैश अपॉन इसकी रेडियस। अब वायर से जोड़ने पर रेडियस तो बदलेगी नहीं, इसकी रेडियस r1 है, तो यहाँ r1 से डिवाइड होगा, यहाँ r2 से डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब इससे हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वायर से जोड़ने के बाद जो चार्ज है वो जैसे पहले वाले स्फीयर के सामने पहले की रेडियस लिखी है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं ना, वायर से जोड़ने के बाद चार्ज रेडियस के रेशियो में डिवाइड होगा। चार्ज रेडियस के रेशियो में डिवाइड होने का मतलब यह है कि वायर से जोड़ने के बाद जो चार्ज होगा वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जिस स्फीयर की रेडियस ज्यादा है, जो स्फीयर बड़ा है, उस पर चार्ज ज्यादा होगा। और टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना है, वायर से जोड़ने के पहले टोटल चार्ज ये था ना, और ये टोटल चार्ज रेडियस के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके q1 डैश q2 डैश निकाला जा सकता है। तो q1 डैश क्या आएगा, आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर लेना, मैं रेशियो के कंसेप्ट बता रहा हूं। वायर से जोड़ने के पहले टोटल चार्ज ये था q1 प्लस q2, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा और किस रेशियो में, रेडियस के रेशियो में। तो q1 के सामने r1, इसकी रेडियस आ रही है, रेडियस के रेशियो में डिवाइड होने का मतलब नीचे तो दोनों के रेडियस का सम और ऊपर कौन सी रेडियस आएगी। अगर q1 पर चार्ज निकाल रहा हूं तो 1 की रेडियस आएगी, और q2 पर चार्ज निकालूंगा तो सेकंड की रेडियस आएगी। अब देखो,
Q2 डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2, रेडियस के रेशियो में नीचे तो दोनों रेडियस का सम, और ऊपर अगर 2 पर चार्ज निकालना है तो 2 की रेडियस यहाँ लिखूंगा। तो वायर से जोड़ने के बाद जो पहले स्फीयर पे चार्ज होगा वो ये होगा, सेकंड स्फीयर पे चार्ज ये होगा। अब मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर में जो भी चार्ज रहते हैं सारा चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसमें सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हैं, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, और स्फीयर का एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। और देखो इसी कंसेप्ट है ना, शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर। अभी तो हमने दोनों कंडक्टर जो है स्फेरिकल शेप के लिए हैं, लेकिन हम कैपेसिटर वाला चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें फिर किसी भी तरह के कंडक्टर हो उसके लिए हम जनरल शेयरिंग ऑफ चार्ज डिस्कस करेंगे, और ऑलमोस्ट इसी तरह से वो चीजें सॉल्व होती है। अब यहाँ पर जो सिग्मा चार्ज डेंसिटी है ना, वो चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और यहां से चार्ज जो है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सिग्मा चार्ज की जगह रेडियस लिखूं तो रेडियस का स्क्वायर, तो सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल आ गया, 1/r के। जो सिग्मा होता है वो रेडियस के रेसिप्रोकल होता है, जबकि जो चार्ज होता है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जो बड़ा स्फीयर होगा उस पर चार्ज ज्यादा आएगा, लेकिन चार्ज डेंसिटी उस स्फीयर की कम होगी और रेडियस के रेसिप्रोकल होगी। तो चार्ज डेंसिटी में ये रिलेशन आ जाएगा। तो ये था शेयरिंग ऑफ चार्ज। अब इस पर एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं अपन। चलिए, ये दो कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको मैंने q चार्ज दिया है, इसको -2q चार्ज दिया है। अब वायर से जोड़ने के बाद हमें बताना है a स्फीयर से b स्फीयर पे कितना पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। तो लिखें क्वेश्चन के लैंग्वेज, कैलकुलेट फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम a to b sphere after joining these two sphere by conducting wire। कंडक्टिंग वायर से जोड़ने के बाद ए स्फीयर से बी स्फीयर की तरफ कितना पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो ये बताओ, पहले स्फीयर पर अगर चार्ज निकालूंगा वायर से जोड़ने के बाद, तो पहले जोड़ने के पहले दोनों का टोटल चार्ज कितना है, q - 2q ये है, और टोटल चार्ज रेडियस के रेशियो में डिवाइड होता है। तो मैं पहले वाले स्फीयर पे q1 का मतलब है पहले वाले स्फीयर का चार्ज, और पहले वाले की स्फीयर की रेडियस कितनी है r, दूसरे वाले और नीचे दोनों रेडियस का सम लिखूंगा। तो ये आ गया। अब ये किसके इक्वल आया, -q/4। तो पहले वाले स्फीयर पर वायर से जोड़ने के बाद चार्ज इतना बचेगा, बट हमें निकालना क्या है, पहले स्फीयर पर जो चार्ज बैलेंस बचा है वो नहीं, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम ए स्फीयर टू बी स्फीयर। अब फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या होगा, वायर से जोड़ने के पहले इस पर चार्ज q था, तो यहां से कितना चार्ज इधर फ्लो हुआ वो निकालना है। तो डेल्टा q फ्लो ऑफ चार्ज कैसे निकालूंगा, फ्लो ऑफ चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए स्फीयर में से कितना चार्ज बी स्फीयर की तरफ गया उसको निकालने के लिए भाई ए स्फीयर में से चार्ज कितना बी की तरफ गया उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें से चार्ज निकला, तो अब इनिशियल चार्ज माइनस फाइनल चार्ज करूंगा। अब इनिशियल चार्ज कितना है इसका q, और फाइनल में चार्ज कितना है -q/4, तो कितना आ गया 5q/4। इसका मतलब
अगर 5q/4 चार्ज इसमें से निकालेंगे तो बैलेंस चार्ज ये बचेगा, तो ये अपना आंसर 5q/4, इतना चार्ज इसमें से बाहर निकलेगा बी स्फीयर की तरफ। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, n आइडेंटिकल ड्रॉप्स है, there are n number of identical drops, they are collapse and form a bigger drop। if potential of small drop is b, then find potential of new bigger drop, new single drop। तो लिखें क्वेश्चन, calculate potential of bigger drop if potential of each single drop is capital B, is capital B। तो calculate potential of bigger drop if potential of each small drop is B। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये ड्रॉप जो है स्फीयर की तरह मान सकते हैं, और इसका पोटेंशियल मान लेते हैं किसी एक ड्रॉप का पोटेंशियल b है, उस पर चार्ज q है, रेडियस r है, वैसे n आइडेंटिकल ड्रॉप है, तो किसी एक ड्रॉप का पोटेंशियल पहले क्या था kq/r, और ये v हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसकी टर्म में हमें आंसर निकालना है, और बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब बड़ी ड्रॉप की रेडियस में मान लेता हूं कैपिटल R। अच्छा, बड़ी ड्रॉप का चार्ज क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, अगर छोटी हर एक ड्रॉप का चार्ज q है और ऐसी n आइडेंटिकल ड्रॉप बनी है, तो इस बड़ी ड्रॉप का चार्ज कितना हो जाएगा, nq हो जाएगा। अब बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल कैसे निकालूंगा, b डैश बराबर k q अपॉन कैपिटल R। अब कैपिटल Q की वैल्यू तो मुझे नॉन है, nq के बराबर आ गई, तो कैपिटल Q की जगह तो nq लिख दूंगा, लेकिन अब R हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कैपिटल R और स्मॉल r में रिलेशन कैसे लाएंगे, बाय वॉल्यूम कंजर्वेशन। ये सारी छोटी छोटी ड्रॉप मिलकर बड़ी ड्रॉप बनी थी, तो यहाँ लिक्विड का टोटल वॉल्यूम और यहाँ लिक्विड का टोटल वॉल्यूम बराबर होगा, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन लॉ हम अप्लाई कर देंगे। तो देखो छोटी ड्रॉप का ये वॉल्यूम कंजर्वेशन से रिलेशन आ गया। तो ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर, यहां से कैपिटल R की जो वैल्यू है इसमें एक्सप्रेशन में रख दी, तो ये एक्सप्रेशन आया। अब यहाँ के Q अपॉन स्मॉल r की जगह पुराना वाला v लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में दे रखा है, आप इससे अपना आंसर याद है। अब जनरली इन क्वेश्चंस में है ना, स्मॉल n की वैल्यू आपको क्या दे रखी होती है, जैसे 2 का होल क्यूब क्या होता है 8, 2 क्यूब मतलब 8 के बराबर दे रखी होती है, तो b डैश कितना आ जाएगा इससे, b इनटू यहाँ n की वैल्यू 8 रखोगे, 8 का मतलब 2 की पावर 3, और पावर की पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ क्या बचेगा 2 की पावर 2 बचेगा ना, तो आंसर क्या आ गया 4v। इसी तरह से n की वैल्यू 3 का स्क्वायर मतलब 27 होगी, तो v डैश कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर बचेगा तो 9v। तो इस तरह से वैल्यूज गिवन होती है तो हम कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं।
अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखा है, पोटेंशियल ये दे रखा है, तो मुझे उस पॉइंट पर की डिस्टेंस बतानी है, चार्ज की वैल्यू बतानी है। सॉल्यूशन, देखिए पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है, दोनों को हमने आपस में डिवाइड कर दिया तो e बाई b इसके इक्वल आ गया। अब e और b नॉन है तो स्मॉल r आ जाएगा, और स्मॉल r की वैल्यू इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में रखकर आंसर निकाल लो। मैंने पोटेंशियल से आंसर कैलकुलेट कर दिया चार्ज का, तो सेकंड पार्ट का आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं हम। हाँ तो ये दोनों रिंग है, एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है और दोनों के एक्सेस कॉमन है, सेम कॉमन एक्सेस है। इसके सेंटर, इस वाली रिंग के सेंटर का पोटेंशियल Vc1, इस वाली रिंग के सेंटर का पोटेंशियल Vc2, तो हमें दोनों के सेंटर के पोटेंशियल में डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज यह है, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ देयर सेंटर। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो इस सेंटर पॉइंट का पोटेंशियल निकालूंगा, किसी भी जगह का पोटेंशियल निकालते हैं ना, जैसे इसका पोटेंशियल पूछा है तो यहाँ क्वेश्चन में जितने चार्जेस नजर आ रहे हैं सबके कारण अलग अलग निकाल कर ऐड करेंगे। तो यहाँ दो चार्ज है, एक इस रिंग पर एक इस रिंग पर, तो इस Q1 के कारण इसका पोटेंशियल निकालेंगे तो रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल का फॉर्मूला तो क्या होता है, KQ1 अपॉन इसकी रेडियस R। क्लियर? तो ये तो पोटेंशियल हुआ, प्लस अब इस जगह का पोटेंशियल इस दूसरी रिंग के कारण निकालेंगे, और दूसरी रिंग के कारण निकालने में ये वाली डिस्टेंस लेंगे ना हम, और ये डिस्टेंस है कितनी, x मान लेता हूं, तो पोटेंशियल क्या होगा, KQ2 अपॉन x के बराबर। अब x की वैल्यू क्या आएगी, ज्योमेट्री से पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो पहली रिंग के सेंटर का पोटेंशियल ये आएगा, इसी तरह से दूसरी रिंग के सेंटर का पोटेंशियल निकालेंगे, तो दूसरी रिंग की इसका पोटेंशियल निकालेंगे तो इस वाली रिंग के लिए तो ये सेंटर पर है, तो Q2 चार्ज के लिए तो सेंटर पर है तो ये रेडियस से डिवाइड कर दिया, और Q1 के लिए वो डिस्टेंस x ही होगी, Q1 के लिए डिस्टेंस x होगी। अब x की वैल्यू दोनों जगह रखकर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, वो अपना आंसर। तो इस तरह से हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब देखो क्वेश्चन में ये चार्ज 2 माइक्रोकूलम का ए पॉइंट पर रखा हुआ है और इस चार्ज के कारण मुझे बी पॉइंट का पोटेंशियल बताना है जिसके कोऑर्डिनेट हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यह पॉइंट चार्ज है, दिस चार्ज इज पॉइंट चार्ज, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। अब क्यू की भी वैल्यू दे रखी है, आर का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है यहाँ, आर का मतलब है पी और ए पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। आर का मतलब क्या होगा, पी और ए पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस को निकालने के लिए अंडर रूट, क्या फॉर्मूला है, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं। अगर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हो आपको तो उनके बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अब जैसे x कोऑर्डिनेट में डिफरेंस कितना है, इसका x कोऑर्डिनेट 1 है, इसका -1 है, तो डिफरेंस 2 हो गया ना, तो 2 का स्क्वायर। और y कोऑर्डिनेट में डिफरेंस कितना है, इसका 2 है, इसका 4 है, तो 2 है डिफरेंस, याद आएगा, तो कितना आया 2√2। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखकर आंसर निकाल लेंगे। अच्छा q की वैल्यू माइक्रोकूलम में दे रखी है तो कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 10⁻⁻6 अपॉन r 2√2, ये अपना आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम कैलकुलेट करेंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई डाउट हो तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।